बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सी व्यू पर एक माह से जायद अरसे से फंसे गैर मुल्की जहाज को निकालने के लिए कोशिशें ताहाल जारी हैं। जहाज हैंग टैंक 77 को निकालने के लिए टीमें आज फिर कोशिशों में मसरूफ़ अमल दिखाई दे रही हैं। जहाज के सामने वाले हिस्से का एंकर मौजूद नहीं है। आज ऊंची लहरों का आखिरी रोज़ है। नाकामी पर रेस्क्यू ऑपरेशन 8 सितंबर तक मुलतवी होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सी व्यू पर एक माह से जायद अरसे से फंसे गैर मुल्की जहाज को निकालने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अयाज राना से। जी अयाज राना, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? बिल्कुल, जैसा कि आज चौथा रोज है मुसलसल जिसके लिए जो कोशिशें की जा रही हैं हैंगटोंग 77 को यहाँ से निकालने के लिए। आज जो खसूसी जो बात है आज के ऑपरेशन के अंदर वो ये है कि केपीटी से रिटायर्ड एक पायलट जो हैं वो उनको जहाज़ पे भेजा गया है, जो कि कप्तान की जो है वो मावनत करेंगे जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा होगा, जहाज़ को घुमाया जा रहा होगा और गहरे समंदर की तरफ ले जाने की जब कोशिशें की जा रही होंगी। साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जो आहिनी जो वायर है वो डाल दी गई है, साथ साथ रस्सा भी जो है उसको मजबूत करने के लिए जो है वो तमाम तर इकदाम कर लिए गए हैं। 11:30 बजे का वक्त दिया गया था ऑपरेशन शुरू करने का। जिस सुस्त रवि से हम देख रहे हैं कि इस वक्त काम जारी है, उसके हिसाब से फिर लगता यही है क्योंकि आज तेज हवाएं हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन में जो है वो हम देख रहे हैं कि इस वक्त सुस्त रवि जो है वो देखी जा रही है। आज जो सबसे पहले जो है वो क्रेन बार्ज की मदद से जो है पहले जहाज को खींचा जाएगा, उसके बाद उसके करीब जो है वो टग बोट्स को ला के बाकी तमाम ऑपरेशन का जो है वो करने का आज इकदाम किए जा रहे हैं। अगर आज ये किसी भी वजह से जो है वो अगर ऑपरेशन मुलतवी होता है तो फिर उसके बाद समंदर के अंदर इतना जो हाई टाइड्स यानी कि जो ड्राफ्ट चाहिए वो इतनी मैसर नहीं होगी, जिसकी वजह से उनको अब मजीद जो है फिर 8 सितंबर तक जो है वो इस लहरों का जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी जानिब हमने देखा कि जो MMD है उनकी जानिब से भी जो है वो एक कल जो एक बयान आया था और उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अब इनको हमें देखना है और वो तमाम तर जो है वो इंतज़ामिया से ये बात पूछी है जो ये ऑपरेशन कंडक्ट कर रही है, जो सीमैक्स कंपनी है और आयांस है, कि आपके अब तक नाकामी की क्या वजूहात बन रही हैं वो जो है बताई जाए कि एक माह 5वां रोज़ है आज इस जहाज़ को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, उसमें क्या ऐसी वजूहात सामने आ रही हैं। जबकि कल भी हमने ये बात आपको अपने नाजरीन को वाजे करी थी कि जो इस वक्त दानिश शिप यार्ड से तमाम रस्से और तमाम विंचेस जो हैं वो और जो 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 बोट्स मंगाई गई हैं वो सब वहाँ से आई हैं, जो कि जंग आलूद इनके पास विंचेस हैं और जो रस्से हैं वो पुराने रस्से हैं जो कि कई अरसे से पहले इस्तेमाल होते हुए रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि एक तो जो टग बोट्स हैं वो तकरीबन 2200 मीटर दूर समंदर में खड़ी हैं, वो जब पुराने रस्से को खींचती हैं तो वो यकीनन उसके सिरे टूट जाते हैं, जिसकी वजह से कि ऑपरेशन अब तक नाकामी की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। आज भी अगर ये रस्सा टूट जाता है, इसके बाद कल आयान के मालिक ने यह बात वाजे करी अल्ताफ गांची ने कि हमारे पास ये आखिरी रस्सा है जो आज जिससे हम ये ऑपरेशन करेंगे, अगर मजीद ये रस्सा भी आज टूट जाता है तो उसके बाद वैसे भी समंदर में जो है जो उनको ड्राफ्ट जो चाहिए होता है, जो कि खासकर जो ये हाई टाइड्स जिसको कहा जाता है वो मैसर नहीं होगा 8 सितंबर से पहले तक। तो अगर आज ये किसी भी वजह से अगर ये नाकाम होते हैं तो उसके बाद ये ऑपरेशन जो है 8 सितंबर तक जो है वो मुलतवी करना पड़ेगा। जी ठीक है, ऑपरेशन को 8 सितंबर तक मुलतवी करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका अयाज राना, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने पहली बार नॉन कस्टम गाड़ियों की पकड़ पर पाबंदी आयद कर दी है। AVLC हुक्काम के मुताबिक गैर कस्टम ड्यूटी की गाड़ियां पकड़ना पाकिस्तान कस्टम्स की जिम्मेदारी है। यहां पर एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने पहली बार नॉन कस्टम गाड़ियों की पकड़ पर पाबंदी आयद कर दी है। AVLC हुक्काम के मुताबिक बगैर कस्टम ड्यूटी की गाड़ियां पकड़ना पाकिस्तान कस्टम्स की जिम्मेदारी बताई जा रहा है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने पहली बार नॉन कस्टम गाड़ियों की पकड़ पर पाबंदी आयद कर दी है। AVLC हुक्काम के मुताबिक बगैर कस्टम ड्यूटी की गाड़ियां पकड़ना पाकिस्तान कस्टम्स की जिम्मेदारी है। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने पहली बार नॉन कस्टम गाड़ियों की पकड़ पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर आयद कर दी है, जबकि AVLC हुक्काम के मुताबिक बगैर कस्टम ड्यूटी की गाड़ियां पकड़ना पाकिस्तान कस्टम्स की जिम्मेदारी है। तफसीलात जानते हैं साउद बिन मुर्तज़ा से। जी साउद, आगाह कीजिएगा।
एंटी कार व्हीकल लिफ्टिंग सेल ने जो नॉन कस्टम गाड़ियां थी, अब उनकी जो रोकथाम है उसको मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया और अब किसी भी किस्म की बगैर कस्टम की जो गाड़ी है वो नहीं रोकी जाएगी। एवीएलसी हुक्काम का कहना है कि जो एवीएलसी की जो अमला है उसके डोमेन में इसकी गाड़ी को रोकना नहीं आता। ये कस्टम्स की जो है मुकम्मल जिम्मेदारी है कि ऐसी गाड़ियों को रोके। एवीएलसी हुक्काम जो है 550 की जो दफ़ा है केस की, उसमें इन गाड़ियों को बंद कर देते और जो है इस पर करप्शन की जाती थी, या तो पैसों की एवज वापस कर दी जाती थी या फिर गाड़ी जो है वह गायब कर दी जाती थी। इसी वजह से इसको जो है मुकम्मल तौर पर बैन किया गया ताकि जो एवीएलसी का यूनिट है उसमें करप्शन को रोका जा सके। ठीक है, करप्शन को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका साउद बिन मुर्तजा। कराची में कोरोना के केसेस में इजाफा होने लगा है। कराची में कोरोना के वार बदस्तूर जारी हैं। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 14.1% तक पहुंच गई है। एक दिन में 782 केसेस रिपोर्ट किए गए, जबकि 25 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। 991 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 81 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेरे इलाज हैं। शहर कायद में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना के वार थमने का नाम नहीं ले रहे, जबकि 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 14.1% तक जा पहुंची है। एक दिन में 782 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह उरूज पर है, जबकि 25 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जामिया कराची में तलबा को वैक्सीनेशन लगाने का आगाज हो चुका है। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद अराकी ने डायरेक्टर हेल्थ कराची के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह किया है। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया गया है? फैसल से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। जामिया कराची में तलबा को वैक्सीनेशन लगाने का आगाज हो चुका है। जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद अराकी ने डायरेक्टर हेल्थ कराची के साथ वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह भी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं फैसल खान से। जी फैसल, आगाह कीजिएगा, वैक्सीनेशन सेंटर का आगाज कर दिया गया है? इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ। जामिया कराची में आज जो है तलबा को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। ये वैक्सीनेशन का जो इंतज़ाम किया गया है महकमा सेहत की जानिब से किया गया है। महकमा सेहत की यहाँ पे टीम जो है यहाँ पर पहुँची है वैक्सीनेशन करने के लिए। जामिया कराची इंतज़ामिया ने महकमा सेहत को एक ख़त लिखा था जिसमें कहा था कि वो तमाम तलबा को वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। इस हवाले से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में बनाया गया है। इस वक्त हम KUBS में हैं और ये वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि तलबा को यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। इसी तरह से हर डिपार्टमेंट में इसी तरह का इंतज़ाम किया गया है और महकमा सेहत के डायरेक्टर हेल्थ थे जिनकी जानिब से और जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इसके अलावा ये सुबह की शिफ्ट में दो यहाँ पर जो है वो किए जा रहे हैं कि 2 टीमें यहाँ पर सुबह की टीम रखी जाएंगी, जबकि इसके अलावा शाम में भी जो है इवनिंग के भी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इंतज़ाम किया जाएगा और ये हफ्ते में 5 से 6 दिन रखा जाएगा। इस हवाले से कहना था कि महकमा सेहत के डायरेक्टर का कि जो यहाँ पे फाउंडर्स हैं उनके हवाले से भी पॉलिसी तरतीब दी जा रही है और उनको भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए NCOC को लिखा जाएगा कि उनके लिए आया क्या पॉलिसी है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको भी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। तो इस हवाले से जामिया कराची में वैक्सीनेशन के हवाले से अब एक बाकायदा जो है तलबा को वैक्सीनेशन लगानी शुरू कर दी गई है और कहा गया है कि बहुत जल्द जिस तरह जामिया कराची का पूरा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड हो गया है, इसी तरह की इनकी कोशिश होगी कि जामिया कराची के तमाम तलबा को भी वैक्सीनेट किया जाए। इसके अलावा जामियात NED, वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह के सेंटर्स बनाए जाएंगे। जी ठीक है, सेंटर्स का आगाज़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान। आगे बढ़े, आपको बताएं सिंध हुकूमत ने 18 ग्रेड के ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक और फिशर्स असद असहाक भट्टी के खदमात विफाक के सपोर्ट करने से साफ इनकार कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 30 जुलाई को जारी करदा नोटिफिकेशन को भी मनसूख कर दिया है। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद नोडियो, आगाह कीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी मनसूख कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में जो सिंध सेक्रेटरी ग्रुप के जो अफसरान हैं उन्होंने अपने खदमात रोटेशन पॉलिसी के तहत वफाक के सुपर्द करने से इनकार कर दिया है। कतराने लगे हैं के बाद वफाक की सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने 30 जुलाई को डिप्टी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक फिशरीज असद अस्हाक भट्टी जो 18 ग्रेड के हैं उनकी खदमात वापस लेने का उन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने उनकी खदमात वफाक के सुपर्द कर दी थी। लेकिन इस अफसर ने वफाक की
को खदमत हवाले करने से इनकार किया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी चंद ने 17 अगस्त को एक पत्र जो है वो वफाकी सरकार को लिखा, जिसमें कहा गया कि अफसर की खदमात सिंध हुकूमत को दरकार है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी चंद ने जो 30 जुलाई को जारी करता नोटिफिकेशन भी मनसूख कर दिया और ताहाल वफाक की सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के मनसूख करदा नोटिफिकेशन के बावजूद कोई सरकार को जवाब नहीं दिया है और ये अफसर जो इस वक्त भी इसी ओहदे पर तैनात है। इस लिहाज से सिंध में कई ऐसे अफसरान हैं जो जिनको रोटेशन पॉलिसी के तहत उनकी खदमात वफाक की सरकार के सुपर्द करने थी, लेकिन इन अफसरान ने अपनी खदमात वफाक के हवाले करने से इनकार कर दिया, जिसके बायस वफाकी और सिंध हुकूमत के दरमियान अफसरान के तकर्रर तबादले और उनकी खदमात के मामले पर इस वक्त भी तनाज़ा जारी है। जी ठीक है, तनाज़ा फिलहाल जारी है। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। नेपरा की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आइंदा अवामी समात 2 सितंबर को होंगी और एडजस्टमेंट का असर कराची वालों पर 50 पैसे फी यूनिट तक आएगा, जबकि नेपरा की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आइंदा अवामी समात 2 सितंबर को होगी। एडजस्टमेंट का असर कराची वालों पर 50 पैसे फी यूनिट तक आएगा। नेपरा की एडजस्टमेंट की मद में आइंदा अवामी समात 2 सितंबर को होगी। एडजस्टमेंट का असर कराची वालों पर 50 पैसे फी यूनिट तक आएगा। तफसीलात जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें नेपरा की जो माहाना समात होती है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, वो अब आइंदा समात जो है वो 2 सितंबर को होगी, जिसमें के इलेक्ट्रिक के अगर हवाले से बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक में एक बार फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो है वो 50 पैसे का फी यूनिट इजाफे का जो है वो इम्कान है। और ये बताया जा रहा है कि जो आइंदा सहमाही होगी उसमें 50 पैसे जो है वो फी यूनिट पे इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों पर लागू होंगे, जबकि अप्रैल से जून की जो मद में यूनिफॉर्म कंज्यूमर टैरिफ पॉलिसी है उसके तहत बिलिंग पर कोई असर नहीं आएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना यह है कि जो फर्नेस ऑयल की कीमतें हैं जो आलमी मार्केट में उसमें उतार चढ़ाव है, उसका जो असर है वो दुनिया भर में मुख्तलिफ शहरियों पर ही जो है उसको डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये कानून जो है वो नेपरा की तरफ से बनाया गया है, जिसके तहत जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो बिलिंग में इम्प्लीमेंट किए जाता है। और इस बार भी जो आइंदा समात होगी 2 सितंबर को, उसमें 50 पैसे का जो इजाफा है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में वो कराची वालों पे किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हबीब खान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर भी मौजूद थीं। मुलाकात में सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और राजा परवेज़ अशरफ के दरमियान मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नहली मुलजिम को फंड तो अदा नहीं किया गया, लेकिन 7 माह से तनख्वाह में कटौती का इंकशाफ हुआ है। 8 माह गुजरने के बाद भी वाटर बोर्ड मुलाजिम अली रजा हाउस बिल्डिंग फंड्स के लिए मुंतजिर दिखाई दे रहे हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा नवीद सदीकी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा, क्या मामला है? जी बिल्कुल, वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की अहली का जो है एक और केस सामने आया है। वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से जो है अली रज़ा मुलाजिम है, जिनको 2 जनवरी 2021 में हाउस लोन जो है वो अप्रूव किया गया था, जिसकी इजाज़त दी गई थी, लेकिन अब तक जो है लोन उनको नहीं मिल सका। सोने पे सुहागा, लोन तो मिला नहीं, लेकिन लोन की जो कटौती है वो शुरू हो गई। गुज़िश्ता 7 महीनों से जो तनख्वाह है उसमें कटौती की जा रही है। अब तक जो मुलाजिम है वो महरूम है लोन से, लेकिन उस लोन की मद में जो कटौती का सिलसिला है वो 7 महीने से जारी है। कि लोन इन्होंने क्यों अप्लाई किया था, क्या मामला थे और इनका अब क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है अली रज़ा जी। बताइएगा, ये आपने क्यों अप्लाई किया था लोन? अस्सलाम वालेकुम। मसला है नवेद भाई, लोन इसलिए अप्लाई किया था कोविड की वजह से। मैं कोविड पेशेंट हो गया था और मेरी वाइफ कोविड पेशेंट हो गई थी। उस दौरान बच्चों के स्कूल की फ़ीस ड्यूज़ हो गई थी, क्योंकि इलाज के अंदर ख़र्चा होता है। तो अब मेरे बच्चों की फ़ीस ड्यू हो गई थी, मैंने लोन अप्लाई किया तो लोन एमडी साहब ने अप्रूव तो कर दिया था। बदकिस्मती से अप्रूव 2021 जनवरी में हुआ था और उसके बाद फरवरी से मेरा लोन कटना स्टार्ट हो गया, मगर मुझे पैसे नहीं मिले। उसका रिज़ल्ट ये आया कि मैं बच्चों की फ़ीसें पे नहीं कर सका और सिडलिंग पब्लिक स्कूल से मेरे बच्चों को निकाल दिया गया, तीनों को, जिसकी ज़िम्मेदारी जाती है वाटर बोर्ड एमडी के ऊपर। एक बार कामरान साहब मिले तो उन्होंने कहा कि आपका चेक हम 15 दिन में दे देंगे। ये आज उस बात को भी 3 महीने गुजर गए। तो एमडी साहब से मैं तो गुजारिश करूँगा कि एमडी साहब इन नाअहल लोगों को देखें। अगर आप नहीं देख सकते तो फिर इन सीट पे आप अहल नहीं है रहने के,
क्योंकि हमारे वर्कर्स के जो अपने फंड हैं, आप जाके देखें चेक डिपार्टमेंट में 6-6 महीने और 1-1 साल हो गया जो हमारा फंड दिए गए वही लेबर को नहीं मिल रहा, तो किस मुंह से आप इस सीट पे बैठ रहे हैं? एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। जब आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, लेबर के मसाइल नहीं हल कर पा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये तो बड़ी शर्म की बात है कि आप उस इदारे के एमडी बन के बैठे हैं जहाँ मजदूर मर रहा है, उनके बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है और जो उनकी अपनी तनख्वाह है उससे भी आप 1000 रुपये कटवा देते हैं लोन की मद में, जो कि लोन भी नहीं दे रहे हैं। और जो हमारे लोन कट रहा है, फंड कट रहा है, अगर हम वो कर्जा मांगने जाते हैं तो आप वो भी नहीं देते। और हमारे मेडिकल्स का हाल इतना बुरा है कि हमें डॉक्टर दवाइयाँ तो लिख कर देता है, मगर जब हम दवाइयाँ लेने जाते हैं ना मेडिकल स्टोर पे, उस मेडिकल स्टोर में तो दवाइयाँ नहीं है, वो कहता है आप 800 के बदले 400 रुपये लेके चले जाएं। बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद हैं वाटर बोर्ड एम्प्लॉय अली रज़ा, उनका कहना है कि वाटर बोर्ड इंतज़ामिया की नाअहली है, ख़ासकर एमडी वाटर बोर्ड जो है वो नाअहल है, जिसके बायस ये तमाम तर जो मुलाजमीन हैं मुश्किलात का शिकार हैं। सिर्फ फ़ंड्स की अदायगी नहीं बल्कि जो मेडिकल सहूलियात है उसका भी फुकदान दिखाई देता है। जो मुलाजमीन हैं उनको अपने फ़ंड्स के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए जो है उनको रुस्वा होना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनका मुतालबा है कि अगर एमडी वाटर बोर्ड चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते तो फिर छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद। आगे बढ़े, आपको बताएं सक्खर टोल प्लाजा पर वकला और टोल प्लाजा इंतजामिया के दरमियान झगड़े पर वकला ने एहतजाजन अदालती बाइकआउट कर दिया है। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर एहतजाज करते हुए वकला और साइलिन को अंदर जाने से रोक दिया। टोल प्लाजा इंतजामिया से झगड़े के बाद वकला का पारा हाई, सिंध हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज, अदालती बाइकआउट कर दिया। सुबह से ही वकला की बड़ी तादाद सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर जमा हो गई। किसी वकील को अंदर जाने दिया, न ही पेशी के लिए आए किसी साइल और सरकारी अफसर को। पुलिस एहलकार भी सिंध हाई कोर्ट के अहाते में ही बेबसी की तस्वीर बने बैठे रहे। अगस्त में वकला की चौथी हड़ताल के बायस दूर दूर से केसेस की समाअत के लिए आए साइलिन शदीद परेशान दिखाई दिए। साइलिन ने शिकवा किया कि पहले कोरोना फिर गर्मियों की छुट्टियों के बायस केसेस नहीं चले और अब वकला हड़ताल पर उतर आए हैं। एहतजाज करने वाले वकला ने मुतालबा किया कि सक्खर टोल प्लाजा इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए। KVSS अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन रेफरेंस की समाअत फासिल जज के रुखसत के बायस लिंक जज के पास हुई है, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर मफरूर मुलजिमों से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची एहतसाब अदालत में KVSS अस्पताल में अद्वियात की खरीदारी में करप्शन रेफरेंस की समाअत फासिल जज की रुखसत के बायस लिंक अदालत में हुई है। अदालत ने समाअत 25 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर मफरूर मुलजिमों से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। रेफरेंस में शरीक मुलजिम जावेद अहमद राजपूत इंतकाल कर चुके हैं। काजी अब्दुल वहाब ने जाली अद्वियात की खपत जाहिर की थी, जबकि नैब के मुताबिक अद्वियात की खरीदारी में सेपरा रूल्स के खिलाफ वर्जी की गई थी। मुलजिमों ने मिली भगत करके कौमी खजाने को 67 करोड़ से जायद का नुकसान पहुंचाया है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ू का ECL में नाम शामिल करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान फारूक एच नाइक पेश नहीं हुए। अदालत ने नैब के इस्तदाह पर जवाब जमा कराने के लिए 28 सितंबर तक की मोहलत दे दी है। पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ू ने ECL में नाम शामिल करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान फारूक एच नाइक पेश नहीं हुए। अदालत ने नैब की इस्तदाह पर जवाब जमा कराने के लिए 28 सितंबर तक मोहलत भी दे दी है, जबकि पीपल्स पार्टी रहनुमा निसार खोड़ू का नाम ECL में शामिल करने के मामले पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान फारूक एच नाइक पेश नहीं हुए। अदालत ने नैब की इस्तदाह पर जवाब जमा कराने के लिए 28 सितंबर तक मोहलत भी देती है। तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ू जो कि आमदन से ज़ायद असासे और अख्तियारात से मुतल्लिक उनके खिलाफ इंक्वायरी है, आज अदालत में पेश हुए। ताहम उनके वकील फारूक एच नाइक के सुप्रीम कोर्ट में मशरूफ थे और उनके जूनियर की जानिब से अदालत को बताया गया कि फारूक एच नाइक के सुप्रीम कोर्ट में मशरूफियत के बायस अदालत में पेश नहीं हो सकते और वकला की भी हड़ताल थी, जिसके बायस अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर निसार खोड़ू को पेश होने का हुक्म दिया है। ठीक है, आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल अहमद। कराची के नेशनल स्टेडियम में सिंध वुमेन की T20 क्लब टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा है। फाइनल में मोहम्मद हुसैन क्लब और SMS अकेडमी के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा।
कि नेशनल स्टेडियम में सिंध वुमेन्स T20 क्लब क्रिकेट का फाइनल जो है वो SMS एकेडमी और मोहम्मद हुसैन एकेडमी के दरमियान खेला जा रहा है। मोहम्मद हुसैन एकेडमी ने पहले बैटिंग करते हुए 154 रन का टारगेट दिया है, जिसके जवाब में जो है SMS जो एकेडमी है उसकी जो बैटर्स हैं वो बड़ी तैयार हैं। टारगेट अचीव हो जाएगा? कैसा लग रहा है मैच? जी बिल्कुल अचीव हो जाएगा। हमने पिछले मैच में 158 का टारगेट दिया था पहले बैटिंग करके, तो बिल्कुल हो जाएगा अचीव। अच्छा ये बताओ कि नेशनल स्टेडियम में खेलना कैसा लग रहा है? यहाँ तो वजीर आजम इमरान खान खेले, सचिन तेंदुलकर, रिचर्ड, बड़े बड़े नाम खेले और इतनी कम उम्र में इस जगह पर खेलने का मौका मिल रहा है। जी ये हमारे लिए ऑनर की बात है और स्टेडियम में खेलने की फीलिंग्स ही अलग होती हैं, तो हम सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर खेलकर। अच्छा ये बताओ कि करने के लिए क्या प्लान क्या है? सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमारे कैप्टन ने कहा 8 रन पर ओवर जाना है, तो अगर ऐसे ही अकॉर्डिंग टू प्लान चलते रहेंगे तो अचीव हो जाएगा, अचीवेबल है टारगेट। अच्छा ये बताओ कि वुमेन्स क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं होती थी, माशाल्लाह अब 6 टीमें जो खेल रही हैं, अगर एक में 16 तो काफी ज्यादा टैलेंट जो सामने आ रहा है। और क्या मौके मिलने चाहिए वुमेन्स को क्रिकेट खेलने के लिए? एक्चुअली पैसे ज़्यादा होते हैं टूर्नामेंट पर, उतने भी नहीं होते, तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए और होप अगर हो सके तो डबल लीग होनी चाहिए, तो ज़्यादा मैचेस हमें मिलेंगे और ज़्यादा और लोगों को भी परफॉर्म करने का मौका मिलेगा जो कि सिंगल लीग में नहीं मिलता। आप किसको देखकर जो है वो क्रिकेट की तरफ आए? आइडियल कौन है? वुमेन्स में भी बताओ, मेंस में भी बताओ। मैच में तो मेरा जो फेवरेट है वो बाबर आजम है, तो मैं उसकी कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कॉपी करूँ, और वुमेन्स में कोई ऐसा है नहीं। चलो अभी तो सीरीज बराबर कर दी वेस्ट इंडीज के साथ बाबर आजम ने, वो मैच कैसा रहा? पाकिस्तान टीम के मैच देखे? जी देखे हैं, बहुत अच्छा मैचेस खेले हैं पाकिस्तान टीम ने। अच्छा इस वक्त हमारे साथ SMS एकेडमी के जो मैनेजर कोच हैं, क्या वुमेन्स क्रिकेट के लिए आसिफ भाई आप समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है सिंध क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से, इसमें मजीद क्या चीजें होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस होने चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पे काम हो सके और नया टैलेंट जो है सामने आए। पूल ऑफ प्लेयर्स जो है हमारा वुमेन्स में बहुत कम है, तो कोई रिप्लेस करने वाला नहीं। जब तक इनको मैच नहीं मिलेंगे क्लब लेवल पे, जिस तरह बॉयज़ की रजिस्ट्रेशन होती है इसी तरह वुमेन्स की हो, और ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिलें ग्रास रूट लेवल पे। और जो PCB बोर्ड है उसको भी चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इनको इंट्रोड्यूस करवाए ताकि हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ सके। और बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत शौकीन हैं, प्लेयर्स चाहती हैं कि उन्हें क्रिकेट मिले। कोविड की वजह से हालात ख़राब थे और इसी वजह से आपने देखा है कि इतने अच्छे तरीके से जो मैकडोनल्ड और सिंध ने स्टेप लिया है, मेरा ख्याल है और कंपनीज और लोगों को भी इसमें आना चाहिए। जो सबसे बेहतरीन बात की, जैसे यहाँ पे जज्बा है कि लोग तो ये बड़े अरसे तक तरसते थे कि नेशनल स्टेडियम में ये यंगस्टर बच्चे हैं, इनको कराची के नेशनल स्टेडियम में खेलने का मौका मिल रहा है, जज्बा भी है। और जैसा कि आसिफ ने कहा कि टूर्नामेंट से ये होगा कि आपके पास पूल बढ़ेगा, खिलाड़ी जो हैं वुमेन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएंगी। और जो हम खवातीन की नेशनल टीम के अंदर देखते हैं हमें अच्छे बैटर नहीं मिल रहे हैं और अच्छे बॉलर नहीं मिल रहे हैं, वो यकीनन उनकी कमी यहीं से पूरी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट हो। इस वक्त भी कराची के अंदर बड़ा धुआंधार ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका महमूद रियाज। MA जिना रोड पर आज भी जानवरों का कदीम अस्पताल कायम है। 19वीं सदी से कायम इस अस्पताल में अवाम को जानवरों के इलाज की मुफ्त सहूलत मुयसर है। रिच एंड क्राफ्ट वेटनरी कराची की तारीख का सबसे कदीम जानवरों का अस्पताल है, जहां रोजाना सैकड़ों जानवरों को मुफ्त इलाज किया जाता है। अपनी नौयत के इस तारीखी अस्पताल में आज भी OPD, अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है। सुबह 9 से रात 8 बजे तक अस्पताल में आने वाले लोग बीमार जानवरों का इलाज कराते हैं और मुतमईन होकर वापस जाते हैं। इसको कुछ भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम होती है तो मैं यहीं पर लेकर आती हूँ। यहाँ का डॉक्टर्स और स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। एवरी टाइम जब भी मैं यहाँ पर आई हूँ बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया गया है। जानवर की बीमारी अगर संगीन हो तो जरूरत के मौका पर इसका ऑपरेशन भी किया जाता है। सीनियर वेटनरी डॉक्टर मसरूर पीरजादा ने जानवरों को वैक्सीन की सहूलत देने का भी दावा किया है। इनकी कुछ वायरल बीमारियां हैं, कैट्स की भी हैं, डॉग्स की भी है, जिनके लिए हम एंटी रेबीज़ वैक्सीन करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें मुहैया करती है। वो हम सब जो भी जानवर लाए जाते हैं उनको साल में एक दफ़ा ज़रूर करते हैं। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर चंद्र कुमार ने कहा कि लोग जानवर को अस्पताल लाने में एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से वो मजीद बीमार हो जाते हैं। तो बाइक पे लेके आ रहे हैं तो अक्सर यहाँ गर्मी भी होती है और लू लगती है, वहाँ उसको जानवर पहले स्ट्रेस में है तो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है। तो उनसे गुजारिश है कि जानवर को किसी अच्छे उसमें बॉक्स वगैरह में या किसी तरीके से उसको जो
लाएं ताकि वो स्ट्रेस से उसकी बढ़े ना। इस अस्पताल में एक बूढ़ा बरगद का दरख्त भी है जिसकी उम्र 200 साल से भी पुरानी है। इसमें एक कशिश है जो देखने वालों को अपनी जानिब खींच लेती है। जानवरों के इस अस्पताल में 5 डॉक्टर्स और 4 असिस्टेंट पूरे हफ्ते ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। इनकी मदद के लिए 4 रुकनी सपोर्टिंग स्टाफ भी इनके हमरा होता है, जिनके रिहाइश क्वार्टर अस्पताल की 4 दीवारी के अंदर ही मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ वाजिद रजा अस्फहानी, सिटी 21। शहर कायद का मतला जुज़वी तौर पर आलूद है। मौसम खुशगवार है। आइंदा 24 घंटों में कहीं कहीं बूंदाबांदी का भी इम्कान है। तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा, आज मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, शहर कायद का मतला आज भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद, मौसम इंतहाई खुशगवार है। महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जुनूब मगरबी सिंध चलने वाली हवाओं की रफ्तार 35 फी घंटे की किलोमीटर है और यही वजह है कि शहर का मौसम खुशगवार है, खूबसूरत है। चूँकि मुल्क भर में शदीद गर्मी है लेकिन कराची इन दिनों खुशगवार मौसम की लपेट में है। महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि शहर में जो बारिश है इसका किसी किस्म का कोई इम्कान नहीं है। ताहम आइंदा 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हो सकती है। करंट टेम्परेचर की अगर बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम दर्जा हरारत 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और मैक्सिमम जो है टेम्परेचर आज भी 31 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। ह्यूमिडिटी इस वक्त 70% रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि मौसम आइंदा हफ्ते भी इसी तरह खुशगवार रहेगा। ताहम बारिशें जो हैं वो मुतवक्के नहीं हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आदिया नाज। खबरें आपने जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।